बच्चों देखो, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक निकाय है और उस निकाय में एक गोला है, एक शंकु है, या फिर आधे गोले के ऊपर एक शंकु लगा दिया गया है। तो ऐसे हमारे संयुक्त वस्तुओं से मिलकर बने निकाय का हम द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालें। मतलब हम निकालना चाहते हैं कंपोजिट बॉडी का, ठीक है, जो कि दो वस्तुओं से मिलकर बनी है, दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलकर बने हुए एक निकाय का जो है हम निकालना चाहते हैं द्रव्यमान केंद्र। प्यारे बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ रितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। तो आज की कार्यवाही हम लोग प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। अब क्या कार्यवाही है, हम निकालना क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि हम देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक गोला है, ठीक है, और एक शंकु है। इस गोले के ऊपर, जैसे ये आधा गोला है, इस गोले के ऊपर मैंने एक शंकु रख दिया ऐसे करके, ठीक है। तो इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, यह समस्या है। तो देखो, क्या द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा को याद करो, क्या कहती है। वह बिंदु जहां पर हम मान सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का द्रव्यमान केंद्रित है। तो हम इस बॉडी को, यानी कि इस खोखले अर्धगोले को एक बिंदु द्रव्यमान से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि इसके यहां पर r/2 डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। और दूसरा कहां रखा है, अगर ये आपका खोखला शंकु है तो खोखले शंकु का द्रव्यमान केंद्र होता है h/3 पर। अब देखो, आपका ms है अर्धगोले का मान, अर्धगोले का द्रव्यमान, और एम सी जो है ये मास ऑफ द कोन है, खोखले गोला। ये भी खोखला है हॉलो, और ये भी खोखला है, खोखले गोले का, माफ कीजिएगा, खोखले शंकु का द्रव्यमान। ये दो बातें हो गई बेटा। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस खोखले गोले को हम एक बिंदु द्रव्यमान से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका मान जो है, जिसका द्रव्यमान जो है एम सी है, तथा वो h/3 पे है। ठीक, यही तो परिभाषा है कि पूरी की पूरी बॉडी को आप एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हो और मान सकते हो कि वहीं पर सारी बॉडी का जो मास है वो रखा हुआ है, यानी कि उसी बिंदु पर पूरी की पूरी वस्तु का द्रव्यमान रखा हुआ है, और उसी बिंदु को कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। तो यहां पर ये बात हमने समझी, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें पता है कि भाई यहां तो कुछ नहीं होगा। अब देखो, ये क्या करा हमने, वाई एक्सिस को ले लिया, ये h/3 है, तो हम लिख देंगे यहां पे, देखो एम एस एम सी h/3 ऊपर की तरफ, एम एस r/2 नीचे की तरफ, निगेटिव क्यों, नीचे की तरफ है, और एम सी प्लस एम एस हमारे पास आ गया इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, ये तो एक बात हुई। अब मान लीजिए आपके पास डिफरेंट बॉडीज रखी हुई हैं, ठीक, ध्यान से समझना, एक निकाय है जिसमें n बॉडीज रखी हुई है। ध्यान से समझना बच्चों, इस चीज को बहुत आराम से समझेंगे, देखेंगे। मेरे पास एक निकाय है, इस निकाय के अंदर मान लो ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये तीसरी बॉडी है, nth बॉडी है। पहली बॉडी का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश r1 वेक्टर है, ये फर्स्ट है ना। दूसरी बॉडी का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। तीसरी बॉडी का r3 है, इसका मास m3 है, m2 है, m1 है, और ये nth बॉडी है, बिंदु नहीं है, याद रखना, ये बिंदु नहीं है, ये nth बॉडी है। इस nth बॉडी का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश rn वेक्टर है। तो इस परिस्थिति में पूरा इस निकाय का जो हम ले रहे हैं, इसमें n बॉडीज हैं, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो है वो होगा आपका rc वेक्टर,
ठीक है, वो हमने कह दिया इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो आरसी वेक्टर है, और वो आरसी वेक्टर क्या है, m1, पहले वाले के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, जिसे RC1 ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, RC2, RC3 तीसरी बॉडी के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, और RCN nth बॉडी के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, M2 R2N, M3 R3N, MN RC, माफ कीजिएगा ये C है बच्चों, RC2 RC3 RCN, यानी कि nth बॉडी का जो द्रव्यमान केंद्र है उसका स्थिति सदिश, M1 M2 M3 MN, ये आपका आ गया द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। है ना आसान? एक दो सवाल करेंगे फिर समझेंगे। प्रोसीजर क्या है? स्टेप 1, जो भी बॉडी दे रखी है उसका द्रव्यमान देखें और उसके जो द्रव्यमान केंद्र है उसके कोऑर्डिनेट लिख लें। ठीक है, फिर दूसरी बॉडी के द्रव्यमान केंद्र का भी कोऑर्डिनेट लिख लें, तीसरी बॉडी का भी, और मान लें कि अब ये बॉडी आपने एक कण से रिप्लेस कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, प्रतिस्थापित कर दी, और उसी कण पर पूरी की पूरी बॉडी का द्रव्यमान स्थित है, और वो कण जो रखा है द्रव्यमान केंद्र पर ही रखा है, आसानी से निकाला जा सकता है। एक दो एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे। इसको नोट करिए बच्चों, फिर आगे की बात करते हैं। अब बच्चों कई बार इस तरीके के प्रश्न होते हैं कि एक मेटल की शीट थी, इसे काट दिया गया, और काटने के बाद जो हमने एक वर्गाकार शीट निकाल ली और एक आपकी चक्रीय यानी कि वृत्तीय शीट या डिस्क निकाल ली। अब इन दोनों को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रख दिया गया, एक स्थिति में रख दिया गया। तो बताइए कि आपके जो सिस्टम का कंपोजिट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ होगी। उदाहरण से समझो, मान लो आपके पास एक कोई शीट है मेटल की, अब इसमें से एक आपने मान लीजिए एक स्क्वायर काट लिया, इस तरीके से ये स्क्वायर काटा, और आपने एक डिस्क काट ली। एक मेटल की शीट थी पूरी, या एक कोई भी द्रव्यमान की शीट थी, इसमें से आपने एक स्क्वायर काटा और एक आपने काट लिया भैया डिस्क, और इसको एक यहां रख दिया सिस्टम में। ठीक है, ये रखा है। तो अब आपसे पूछ लिया है कि इस सिस्टम का बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो कैसे निकालेंगे ऐसी चीज का? तो मान लेते हैं जो ये शीट है, इस शीट का पृष्ठीय घनत्व जो है, पृष्ठीय घनत्व का मतलब मास द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जितना द्रव्यमान है उसे हम कहते हैं बच्चों पृष्ठीय घनत्व। इसे मैंने सिग्मा से दिखा दिया। इसकी यूनिट की बात करूं तो हो गया केजी प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा है। अब अगर सिग्मा का मैं क्षेत्रफल से गुणा कर दूं तो मुझे वस्तु का कुल द्रव्यमान मिल जाएगा। मान लिया पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है। तो पहली वस्तु का जो क्षेत्रफल है a1 है, दूसरी वस्तु का जो क्षेत्रफल है a2 है। तो पहली वस्तु का अगर मैं द्रव्यमान लिखना चाहूं तो लिखूंगा बच्चों, भैया देखो इसका क्षेत्रफल गुणा पृष्ठीय घनत्व, तो ये हो गया सिग्मा a1। एकांक क्षेत्रफल पर इतना द्रव्यमान है तो a1 क्षेत्रफल पर कितना होगा, सिग्मा इंटू a1। अगर मैं m2 की बात करूं तो बच्चों क्या होगा आपका, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू a2। अब आपका मान लीजिए इसका जो आपका सेंटर ऑफ मास है इस स्क्वायर शीट का भाई यही होता है, तो इसका हमने कह दिया भाई इसका पोजीशन वेक्टर है RC1 और इसका पोजीशन वेक्टर है RC2। इसके द्रव्यमान केंद्र का जो पोजीशन वेक्टर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आपका ये RCM जो हो जाएगा, ये हो जाएगा m1
गुणा RC1 प्लस M2 गुणा RC2 बटे M1 प्लस M2। ठीक भाई, यही होता है कंपोजिट सिस्टम का, अभी पढ़े थे कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अब देखो M1 को क्या लिख सकते हो और M2 को क्या लिख सकते हो। M1 लिखा जा सकता है सिग्मा A1 RC1 प्लस सिग्मा A2 RC2 बटे सिग्मा A1 M1 की जगह प्लस सिग्मा A2 M2 की जगह। देखो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया और यहां से लिख सकते हैं फिर RCM के लिए A1 RC1 प्लस A2 RC2 बटे A1 प्लस A2। तो बच्चों इस तरीके से कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है ना आसान। एक आध सवाल और देखते हैं, एक आध कंसेप्ट और सीखते हैं और समझते हैं आगे की चीजों को, जब तक आप लोग इसे फटाक से नोट कर लीजिए। आइए बच्चों एक प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के अंदर आपके सामने दो आयत हैं। पहला आयत, अब ये आयत है, आयत का ही एक भाग होता है वर्ग, ठीक है, एक प्रकार होता है, यह वर्ग है, इसको और जानेंगे। इसका हमें दे रखी भाई डायमेंशंस दे रखी है, हमें इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। हमसे पूछ लिया गया है कि बताइए इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक कहाँ होंगे, क्या होंगे। तो देखो सबसे पहला काम जो करना है, हमें सूत्र याद करना है। तो सूत्र हमारा था A1 R1 वेक्टर A2 R2 वेक्टर बटे A1 प्लस A2। अब पोजीशन वेक्टर वाला यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे भाई XCM यानी कि x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका A1 x1 प्लस A2 x2 A1 प्लस A2। तो देखिए सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या क्या, मेरे को सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए भी ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले मुझे सेंटर ऑफ मास कहाँ स्थित है ये देखना पड़ेगा। फिर इन दोनों शीट्स के, जो कि सेम मेटल की बनी है या सेम मटेरियल की बनी है, इन दोनों शीट्स के आपके यानी कि सेम मेटल की शीट से काटी गई, हम ऐसे समझ सकते हैं एरिया कितना है। तो देखिए ये आपकी दे रखी है 1, ये दे रखी है 1, अर्थात ये हो गई 2। और अगर ये 1 है ये 2 है तो ये भी क्या है 1 है। तो ये देखिए आपका A2 तो एक स्क्वायर हो गया, तो A2 की जो वैल्यू आई 1 इंटू 1 दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। अब A1 की बात करें तो 2 इंटू 1 ये हो गया आपका 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर, हमें एरिया मिल गया। अब बात करते हैं भाई इसका सेंटर कहाँ स्थित है पहले वाले का। तो देखो ये आपका 1 है, तो 1 इसका C1 जो है, C1 के कोऑर्डिनेट लिखूं तो पहला कोऑर्डिनेट तो 1 हो गया और ये हो गया आपका 1/2। अगर मैं बात करूं C2 की, तो C2 का आपका देखिए ये आपका कितना है 1, ये पूरा कितना 1, ठीक, ये कितना है 1, ठीक है भाई। और 1 का आधे पे होगा, ये 1/2 पर होगा, तो टोटल कितनी हो गई 1 प्लस 1/2 3/2, ठीक है। ये 1 आपकी पूरी और ये 1/2 तो हो गई 3/2 कॉमा y, माफ कीजिएगा बच्चों, ये इसकी 3/2 क्या आएगा, इसका 3/2 y कोऑर्डिनेट आएगा। अब x कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट यहां से 1/2 पर होगा तो हो गया 1/2। तो ये हो गया इसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, सारी चीजें पता है। अब इस सूत्र में रख देंगे तो देखो आंसर आएगा। तो देखो हमने सूत्र में रख देना है। तो XCM की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, A1 है आपका 1, x1 की वैल्यू है आपकी 1 प्लस A2 आपका है 1/2, माफ कीजिएगा A2 आपका है बच्चों हमारा, A2 पहले वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी A2 आपका है 2 और x2 आपका जो है वो है 1/2 और टोटल जो एरिया है वो है 3। तो आपका ये कितना आ गया 2/3 आ गया XCM। इसी तरीके से YCM का भी सूत्र होगा, क्या होगा वो A1 इंटू Y1 प्लस A2 इंटू Y2 बटे A1 प्लस A2। अब A1 की वैल्यू कितनी है 2,
ओहो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है मेरे से, इसको चेंज कर लेना, थोड़ा सा चेंज। भाई A1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, A1 की वैल्यू 2 है, A1 की वैल्यू 2 है, 2। X1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1। A2 की वैल्यू कितनी है, 1। X2 की वैल्यू कितनी है, 1 बाई, X2 की वैल्यू कितनी है, 1/2। टोटल एरिया 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, 5/2, 5/6। ठीक, ये एक्सीएम आ गया। अब A1 की वैल्यू 2, Y1 की वैल्यू 1/2, A2 की वैल्यू 1, Y2 की वैल्यू 3/2। तो ये देखिए 2 गया, 3/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5/2, और ये कितना हो गया 3। तो 5/2/3 5/6, तो YCM भी आ गया अपना। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि XCM और YCM की वैल्यू जो है वो सेम आ गई है, 5/6। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका हो गया 5/6, 5/6 पर, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे नोट करें, एक अच्छी आपके पास प्रॉब्लम थी जिसे हमने डिस्कस किया। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट करें इसे। तो बच्चों एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एक बढ़िया सी और अच्छी सी प्रॉब्लम है। आपके पास एक वायर है, ठीक, जिसकी टोटल लेंथ 12 थी। वायर की जो टोटल लेंथ थी कितनी थी, 12 थी। ठीक है, ये लेंथ जो है, अब इसको इस तरीके से मोड़ के रख दिया गया है वी शेप में। ठीक है, एल इधर रखी है, एल इधर रखी है, तथा इन दोनों वायर्स के बीच में जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री है। ठीक, अगर पूरे वायर का टोटल मास, वैसे इसके बारे में कुछ नहीं है, बस आपसे इतना पूछ लिया गया है कि टोटल लेंथ अगर 12 है और इसको इस तरीके से मोड़ के रख दिया गया कि भाई ये वाली लेंथ भी L है आपकी, और ये जो वाली लेंथ है ये भी L है, तो आपसे पूछा गया है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताएं कहाँ होगा। तो देखें, अगर आप, तो एक्स एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सममित अक्ष है। क्यों, क्योंकि भाई जैसा रूप इधर है नीचे की तरफ वैसे ऊपर की तरफ है। और मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि जब भी आपको, यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सममिति की एक रेखा दिख रही है बच्चों। तो यहाँ पर जो है लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है निश्चित तौर पर इसी पर स्थित होगा, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम इसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, मान लिया इस वाली रॉड का जो मास है m है, इस वाली रॉड का जो मास है वो भी m है। अब हमें पता है एक रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 बीच में होता है, यानी कि यहां से L/2 पर होता है। इसी तरीके से इसका भी सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पर ही होगा। ठीक है, इसका भी सेंटर ऑफ मास बेटा कहाँ होगा, कितनी दूरी पे होगा, L/2। ठीक, टोटल आपकी L है, तो ये भी L/2 पर होगा। अब अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखो इसे मैंने कहा C1, इसे मैंने कहा C2। तो C1 के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे L/2। कैसे लिखें, समस्या है, ध्यान से देखो। अच्छा, इसको लिख सकते हैं L cos 30, कॉमा L sin 30। L cos 30 की अगर वैल्यू को याद करो तो होती है √3/2, L sin 30 L/2, पहला कोऑर्डिनेट आ गया। C2 की बात करूं तो लिखूंगा L cos 30 माइनस का L sin 30, C2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना होता है, देखो ये कंपोजिट बॉडी का सिस्टम है, मैंने इस पूरी रॉड को ये मान लिया है कि अब ये रॉड नहीं है बल्कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट मास है, एक बिंदु द्रव्यमान है जो C1 पे रखा है। और वो क्या है, C1 इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है। बिल्कुल सेंटर ऑफ मास की जो बेसिक डेफिनेशन है उसी का यूज करके हम ये बात लिख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, वो केंद्र होता है, वो बिंदु होता है जहां पर पूरी की पूरी बॉडी का द्रव्यमान केंद्रित होता है या माना जा सकता है। तो यहीं पर केंद्रित है, तो हमने कहा हटाओ इस रॉड को और इसका द्रव्यमान यहाँ पे रख दो, जो रॉड का इफेक्ट है वही इफेक्ट यहाँ पर हमें ये द्रव्यमान केंद्र दे रहा है इसका। तो भाई ये हो गया।
तो आपका ये आ गया L√3/2 माइनस का L/2। ये बात भी बच्चों समझ में आई। अब बच्चों क्या करना है, एक्सीएम निकालना है। तो एक्सीएम के लिए क्या लिखेंगे, m1x1 प्लस m2x2 बटे टोटल मास। भाई टोटल मास कितना हो जाएगा, ये माना था m है, ये भी माना m है, तो टोटल मास आपका 2m हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, m1 की जगह m, x की जगह L√3/2 प्लस m L√3/2 बटे 2m। तो देखो m कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया इन दोनों का एवरेज, तो ये हो गया L√3/2। यहां पर ही आपका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का होगा। और अगर y देखना चाहो तो मैंने बताया ना y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्या ऐसा सिद्ध भी हो रहा है, तो बिल्कुल देख लेते हैं। YCM की वैल्यू देखो, तो m1 y1 रखोगे, m पहला क्या है ये, और L/2 माइनस का m L/2 बटे 2m जो कि हो गया 0। यानी कि y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 है, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू L√3/2 आती है। तो एक और प्रश्न देखा हमने, ये क्वेश्चन था कंपोजिट बॉडी का, यहाँ पे दो रॉड थी जिसका हमने सेंटर ऑफ मास कंबाइंड सिस्टम का निकाला। तो इसे फटाफट से नोट करें, फिर बच्चों आगे की बात करते हैं। अब बच्चों एक और अनदर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखते हैं, खंडित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। मान लो आपके पास एक शीट है या फिर आपके पास एक कांच की प्लेट है, उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया गया, तो आप वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होगा, इस चीज की हम गणना करना चाहते हैं। किस तरीके से करें, तो यहां पर हम लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या मतलब है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंप्लीट डिस्क है, डिस्क में देखिए कुछ इस तरीके से डिस्क है बच्चों ये। अब इसमें से इतना पार्ट आपका काट के बाहर निकाल दिया गया है। इतना पार्ट आपका यदि काट कर बाहर निकाल दिया जाए, तो यहां पर अब आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का इतना पार्ट क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो मैं इसे ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये कटा हुआ भाग है, इसका इतना भाग निकाल दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, तो इस सिस्टम को हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सिस्टम भाई कुछ इस तरीके से है कि एक तो पूरी डिस्क है, ठीक, जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, ठीक है। अब भाई मान लेते हैं, भाई इसका थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं बच्चों, इसका हम कह देते हैं भाई इस पूरे सिस्टम का जो द्रव्यमान है, पूरे इस सिस्टम का ये m-m है, यानी कि m भाग को हमने निकाल दिया है, ठीक। तो इस पूरी डिस्क का हमने कह दिया, मान लीजिए इस सिस्टम को हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक पूरी की पूरी डिस्क है जिसका द्रव्यमान m है, तथा एक डिस्क है जिसका द्रव्यमान निगेटिव दैट इज -m है, -m। अब इसको इसमें ऐड करो तो बॉडी का कुल जो द्रव्यमान हो रहा है, वस्तु का कुल द्रव्यमान जो हो रहा है m-m हो जाएगा। और आप जब इसको यहां पर रखोगे तो इतना द्रव्यमान गायब हो जाएगा। तो यहां पर हम इस तरीके की प्रॉब्लम जब भी है, तो हमारे कटे हुए भाग को हम क्या मान लेते हैं, कटे हुए भाग जो भी हो, जिस भाग को काट के निकाल दिया गया हो, उसका द्रव्यमान हम ऋणात्मक मान लेते हैं। ठीक, ध्यान से, ऋणात्मक द्रव्यमान कोई चीज नहीं है, आपके स्तर पे नहीं है, एस्ट्रोफिजिक्स की बात अलग है, आपके स्तर पे बच्चे नहीं है। तो क्या करना है हमें, जितना भी कटा हुआ भाग है, इस कटे हुए भाग का हम क्या मान लेंगे, द्रव्यमान -m है, बाकी की सारी चीजें वैसे ही रखनी है। अब मान लीजिए इसका जो एरिया है, अब पूरी डिस्क का एरिया मैंने कहा कैपिटल है, और छोटी वाली जो डिस्क काट के निकाली गई है इसका एरिया हमने कह दिया स्मॉल है। तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को, हम कह देंगे भाई हमारा जो पोजीशन, इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास बेटा यही है, हमने इसका कह दिया पोजीशन वेक्टर rc1 और इसका कह दिया rc2। अब देखो इसमें क्या करना है, rcm आपका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा a1 जो कि पूरा है a1, और क्या लेना है rc1। अब देखो ये ऋणात्मक है तो इसका एरिया भी हमें क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल ए, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसका द्रव्यमान ऋणात्मक है तो इसका जो एरिया है वो हमने निकाल लिया है ना, इसलिए ऋणात्मक लेंगे, -a
RC2 बटे A माइनस A। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा इसका द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, हमें पता चलेगा कि कैसे निकालना चाहिए। तो आइए पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो पहले इतना नोट करिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब इस प्रश्न को हल करते हैं कि आपको दे रखी है एक डिस्क, इसमें से इतना भाग काट के बाहर निकाल दिया गया है। तो इस डिस्क का, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये सब हम जानना चाहते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझिए कि पहले हम कहेंगे इस कंप्लीट इस सिस्टम को कैसे देख सकते हैं, इस निकाय को हम ऐसे देख सकते हैं, एक पूरा का पूरा आपका जो है डिस्क है और एक पार्ट जो है आपका काट के निकाला हुआ है, वो हो गया ये। ठीक है, अब इसका सेंटर कहाँ है, यहां पर है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा, देखो ये पूरी रेडियस r है, जो इसका व्यास हो जाएगा, तो इसका सेंटर हो गया आपका r/2 पर। तो हम कहेंगे भाई इसका सेंटर जो है वो r/2 पर है। इसका सेंटर यानी कि C1 जो है वो आपका r कॉमा 0,0 पर है, इसका r/2,0 पर है C2। ठीक, अब इसका एरिया जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। इसका एरिया क्योंकि ये बाहर निकाल दिया गया है तो एरिया बच्चों लेंगे नेगेटिव। अब एरिया अगर नेगेटिव लेंगे तो कितना हो गया वो, देखो माइनस का पाई r²/4। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा पाई r²। अब सूत्र का इस्तेमाल कर लो, एक्सीएम देखो YCM तो जीरो ही होगा, जीरो जीरो है इसलिए जीरो, तो एक्सीएम A1 x1 xC1 प्लस A2 xC2 बटे A1 प्लस A2। यहां पर A2 आपका निगेटिव है तो xC1 क्या है, जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे पाई r² इंटू जीरो माइनस का, ध्यान से देखिएगा बच्चों, A2 कितना है आपका माइनस का पाई r²/4 और r/2, ये आपका xC2 है, बटे पाई r² माइनस पाई r²/4। ठीक है, अब देखिए पाई r² हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, देखिए नीचे आ रहा है आपका 3/4, ये देखिए, और ऊपर हो गया है आपका माइनस का पाई r² तो चला गया, तो यहां पर बचा r/8। तो ये कितना हो गया माइनस का r/8 ऊपर 4/3 2 माइनस r/6 पर, यानी कि अब सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया है, ये है आपका माइनस का r/6। तो बात भी सही है, मैंने जैसा कि बताया था कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बड़े वाले द्रव्यमान की तरफ होता है। तो बड़ा द्रव्यमान किसका है, इस पूरी चकती का है, जो काटे हुए भाग में नहीं। भाई यहां से निकाल दोगे, पहले यहां पर था सेंटर पे, यहां से निकाल दोगे तो ज्यादा द्रव्यमान इस क्षेत्र की तरफ है, तो इस क्षेत्र की तरफ द्रव्यमान केंद्र बच्चों आपका शिफ्ट हो गया। तो यहां से हमने निकाला कि भाई द्रव्यमान केंद्र ऐसी वस्तु का क्या होगा। तो इस तरीके के, ये एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है, इस तरीके के सवाल बच्चों कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो आज की भाई बातचीत इतनी है, नेक्स्ट में हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम बातचीत करेंगे बच्चों कि द्रव्यमान केंद्र की गति किस प्रकार से होती है और किस तरीके से हम दो निकाय, यानी कि आपके दो पिंड वाले निकाय से हम एन पिंड वाले निकाय को समझ सकते हैं, क्या बाह्य बलों का प्रभाव होता है। सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं बच्चों, अब आपकी यहां से एडवांस की तैयारी, जेई एडवांस की तैयारी चालू हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, सारी बातें बता रहा हूं, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। अभी अब आपको समस्या क्या होगी कि सर थ्योरी कहां से लेंगे, तो चिंता मत करो बच्चों, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी की पूरी मैंने थ्योरी डालूंगा इसकी, तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उससे भी नोट्स बना सकते हैं। आपको फैब के आसपास कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे फिजिक्स के, परेशान मत होइए। अभी मेहनत से वीडियो देखिए, सारे सवालों को फिर से लगाइए, और अब मैं चलता हूँ, सारी बातें मैं ही करता रहूंगा, पढ़ोगे कब। बाय बाय, जय हिंद।